नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। इस खबर के प्रायोजक हैं मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आइडियल, निकट हाफिजपुर चौराहा, आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के चकिया हुसैनाबाद गांव के पास मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला मुख्यालय पर एक निजी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद सनसनी मच गई। मौके पर एसपी समेत पुलिस फोर्स जांच पड़ताल में जुटी रही। मृत युवकों में 24 वर्षीय कासिम थाना सरायमीर के संजरपुर का निवासी है, जबकि 22 वर्षीय असमर स्थानीय चकिया का ही निवासी बताया जा रहा है। वहीं घायल 20 वर्षीय मुशीर गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर का निवासी है। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि हमलावर पक्ष रेलवे की टिकट की दलाली का काम करता है और जो पीड़ित पक्ष है उसकी भी शोहरत अच्छी नहीं है। आजमगढ़ का एक प्रमुख टिकट माफिया आरिफ, इसको कुछ दिन पहले जेल भेजा गया था। उसी के पुत्र के इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही है। वहीं घटना के शिकार युवक का कुछ दिन पहले पिस्टल के साथ एक वीडियो वायरल हुआ था, तभी से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। ताजा घटनाक्रम में विवाद को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। एसपी के अनुसार प्रथम दृष्टया मालूम हो रहा है कि दोनों पक्ष आपस में अच्छे खासे मिले जुले थे, किसी बात को लेकर हमला हुआ है। फिलहाल गांव में भारी फोर्स तैनात है और पुलिस को ग्रामीणों से जानकारी लेने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज एक पब्लिक के एक व्यक्ति से सूचना प्राप्त हुई थी कि चकिया गांव जो कि थाना निजामाबाद क्षेत्र में है, उसमें मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को, जिनके नाम असमर, मुशीर और काजिम हैं, इन्हें गोली मारी गई है। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। इस सूचना पर तत्काल मैं और अन्य अधिकारी ग्राम चकिया आए थे। यहाँ पूछताछ की गई तो और हॉस्पिटल से जानकारी की गई जहाँ जहाँ ले गए थे लोग, तो ये पता चला कि और इन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटलों में पता कराया गया। इसमें से अभी जानकारी हुई है कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और गांव के अंदर तहकीकात की जा रही है। गांव वालों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा ये बताया गया है कि जो एक कुछ दिनों पूर्व एक रेलवे के फर्जी टिकट बनाने में एक आरिफ मुन्ना नामक व्यक्ति जेल गया था, उसके लड़के ने ये घटना अपने साथियों के साथ की है। ये जो 3 लोग घायल हैं, इसमें से एक यहाँ का रहने वाला है और 2 थाना गंभीरपुर और सरायमीर के रहने वाले हैं। इनका भी पुराना जो आम शोहरत है बहुत अच्छी नहीं है और धारणा भी इनके विषय में बहुत अच्छी नहीं है। इनका पीछे भी फोटो एक वायरल हुआ था, जिसमें इसमें से एक व्यक्ति पिस्टल लिए हुए था और इसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी। किस चीज को लेकर घटना हुई? जैसे देखिए, अभी बहुत सारी चीजें, गांव का कोई भी व्यक्ति अभी कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस ढंग से घटना हुई है, निश्चित रूप से बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो लोग जिन्होंने मारा है और जो आपस से ये घटना हुई है बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे, क्योंकि चाकू के निशान गहरे हैं और जो चाकू है वो डीप लगे हुए हैं, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है। तो अभी तहकीकात की जा रही है और जो कुछ बात सामने आएगी फिर बाद में बताई जाएगी। सर, इसमें कार्रवाई में अभी तक क्या हुई? देखिए, जब अभी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है, ना एफआईआर हुई है ना कुछ हुआ है, तो जो कार्रवाई होगी वो आपको बताएंगे। सर, गोली एक चाकू? नहीं, चाकू नहीं है, वो गोली नहीं है, चाकू है। ये क्लियर हो गया कि चाकू के आपस में चाकू के जो घाव है वो चाकू के थे। ठीक। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 तक का समय मुख्यतः कई प्रमुख त्योहारों नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, बारह वफात, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा व क्रिसमस आदि का समय है, जिसमें जगह जगह प्रतिमा स्थापना, धार्मिक आयोजन, मेला, प्रदर्शनी, जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रैली, जुलूस, प्रतिमा विसर्जन जैसी गतिविधियां संचालित हुआ करती हैं। क्षेत्र विशेष में भारी जनसमूह जुटने की संभावना होती है। अतः ऐसे में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के दृष्टिगत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी गाइडलाइन में निर्दिष्ट दिशा निर्देशों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संपूर्ण प्रदेश में लागू कर दिया गया है।
जिसके अनुपालन में उन निर्देशों को जनपद आजमगढ़ में भी तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत इन योजनाओं के लिए स्थल पूर्व में ही चयनित कर उसकी सीमा सुनिश्चित करते हुए विस्तृत साइट प्लान तैयार कर लिया जाएगा, जिससे शारीरिक दूरी बनाए रखने, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजेशन के मानक के पालन में सुविधा होगी। कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति, फर्श पर शारीरिक दूरी हेतु गोला चिन्हांकन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रवेश द्वार पर ही हैंड सैनिटाइजेशन व थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी। कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों व आगंतुकों के प्रवेश एवं निकास के अलग अलग और यथासंभव एक से अधिक रास्ते सुनिश्चित किए जाएंगे। केवल वही स्टाफ अथवा दर्शक प्रवेश के लिए अनुमन्य होंगे जिनमें किसी भी प्रकार के कोविड के लक्षण नहीं होंगे। सामूहिक खानपान, लंगर, दान के जैसे कार्यक्रमों में भोजन बनाने, वितरण व अवशेष वस्तुओं के डिस्पोजल सहित तमाम कार्यों में शारीरिक दूरी के नियमों, स्वच्छता व हाइजीन का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर विशेषकर बारंबार प्रयोग में आने वाले स्थलों जैसे दरवाजों के हैंडल, बैरिकेडिंग, सीट, बेंच, बाथरूम की टोटियां नियमित रूप से सफाई व विसंक्रमित कराई जाएंगी। शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के मानकों के अनुपालन की निगरानी हेतु सीसीटीवी लगवाने पर विचार किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्यौहार गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी अथवा विजिटर को आयोजन में आने की भी अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक गतिविधियों के संचालन, धार्मिक स्थल, रैली, विसर्जन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला आदि की पूर्व योजना सभी संबंधित संगठन, व्यक्तियों, संघों के साथ मिलकर तैयार की जाएगी। शारीरिक दूरी के मानक तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों का प्रत्येक समय निरीक्षण किए जाने हेतु आयोजकों द्वारा यथोचित मानव शक्ति तैनात की जाएगी। कार्यक्रम आयोजक द्वारा अपने स्टाफ हेतु आवश्यकता अनुसार सुरक्षात्मक संसाधन, फेस कवर, मास्क, हैंड सैनिटाइजर, साबुन, सोडियम हाइपोक्लोराइड आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी और मास्क का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु वॉलंटियर्स की भी तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। यह कार्यक्रम आयोजकों, प्रबंधकों और उनके कार्मिकों पर भी लागू होगा। सार्वजनिक स्थलों पर सभी व्यक्ति यथासंभव आपस में 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे। फेस कवर, मास्क का प्रयोग अनिवार्यता करेंगे। साबुन से कम 40 सेकंड तक नियमित रूप से हाथ धोएंगे। कार्यक्रम, प्रदर्शन, रैली आदि के दौरान किसी भी व्यक्ति के कोविड लक्षण युक्त पाए जाने पर जब तक उसे चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध न हो जाए तब तक के लिए आइसोलेट करने हेतु प्रत्येक आयोजन स्थल पर एक पृथक आइसोलेशन कक्ष स्थल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। संदिग्ध बीमार व्यक्ति को उक्त आइसोलेशन कक्ष स्थल पर अन्य व्यक्तियों के अलग आइसोलेट किया जाएगा। मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली स्थान पर की जाएगी। उनका आकार छोटा रखा जाएगा। मैदान की क्षमता से अधिक लोग नहीं रहेंगे। चौराहों तथा सड़क पर कोई मूर्ति, ताजिया नहीं रखी जाएगी। आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उस क्षेत्र से संबंधित इंसिडेंट कमांडर, उप जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष आयोजन समितियों से विचार विमर्श कर कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई करेंगे। मूर्तियों के विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही सम्मिलित रहेंगे। रैली, विसर्जन के लिए रूट प्लान, विसर्जन स्थलों का चिन्हांकन, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण, शारीरिक दूरी का पालन जैसे बिंदुओं के संबंध में संबंधित इंसिडेंट कमांडर, उप जिला मजिस्ट्रेट के दिशा निर्देशन में संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष, संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषदें, नगर पंचायतें तथा संबंधित खंड विकास अधिकारी पूर्व में ही आयोजकों से समन्वय स्थापित कर योजना तैयार कर लें तथा उसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। रैली, विसर्जन आज के समय भीड़ निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी तथा शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के मानकों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। ऐसी रैलियों की संख्या तथा उसमें निहित दूरी का उचित प्रबंध किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आगामी प्रमुख पर्व त्योहारों में दिनांक 17 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ
23 अक्टूबर को महाअष्टमी, 24 अक्टूबर को महानवमी, 25 अक्टूबर को विजयादशमी दशहरा, 30 अक्टूबर को बारह वफात, 31 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती, 12 नवंबर को धनतेरस, 13 नवंबर को छोटी दीपावली, 14 नवंबर को बड़ी दीपावली, 15 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 16 नवंबर को भैया दूज, 20 नवंबर को छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाएगा। रामलीला दशहरा से संबंधित सामूहिक गतिविधियां कतिपय प्रतिबंधों के अधीन होंगी, जिसमें किसी भी बंद स्थान, हॉल, कमरे की निर्धारित क्षमता का 50% किंतु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को पूरे एहतियातों के साथ अनुमति होगी। बिना अनुमति लिए किसी भी आयोजन का किसी के भी द्वारा आयोजन नहीं किया जाएगा। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा है कि श्रमिकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु शासन द्वारा अनेक योजनाएं संचालित हैं, जिसका लाभ दिलाने के लिए श्रमिकों का पंजीकरण अभियान चलाकर किया जाए। उन्होंने आजमगढ़, मऊ एवं बलिया के मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंजीकरण हेतु पूर्व में 90 दिन कार्य करने की अनिवार्यता शासन द्वारा समाप्त कर दी गई है, इसलिए मनरेगा मजदूरों का भी पंजीकरण कराया जाए। इस संबंध में उन्होंने उप समायुक्त को निर्देश किया कि श्रमिकों का पंजीकरण बढ़ाने हेतु जनपदों में जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी से निरंतर संपर्क बनाए रखें। इसके अलावा विभागीय स्तर पर गांव-गांव कैंप लगाकर अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण किया जाए। मंडलायुक्त श्री पंत सोमवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित मंडलीय समीक्षा बैठक में शासन द्वारा चिन्हित सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था तथा कर करेतर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान आजमगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अंतरा की उपलब्धता की सही जानकारी नहीं दे पाने के कारण मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ को चेतावनी निर्गत करने का निर्देश दिया। बैठक में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि आजमगढ़ एवं बलिया में खतौनियों में कटिंग, कूट रचना आदि के माध्यम से सरकारी जमीन को भूमिधरी घोषित करने के अधिक शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने दोनों जनपद के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान चलाकर ऐसे मामलों का सर्वे कराएं तथा सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराएं। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि आगामी दिनों में पड़ने वाले त्योहारों तथा पंचायत चुनाव को देखते हुए मोस्ट वांटेड अभियुक्तों की पहचान अभी से कर लें। डीआईजी श्री दुबे ने आजमगढ़ एवं बलिया में गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसमें तत्काल सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि बिहार चुनाव को देखते हुए जनपद बलिया में बिहार की सीमा में स्थापित मांझी तथा भरौली चेकपोस्ट पर शराब आदि की तस्करी रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने तीनों पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि आपराधिक मामलों में जो गवाह भयवश गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, उनका चिन्हांकन करें, उन्हें पूरा संरक्षण दिया जाए तथा गवाही के लिए तैयार किया जाए। थाना कोतवाली के प्रगत नगर कोलबाज बहादुर के रहने वाले इस परिवार पर 24 घंटे के अंदर मनबड़ पड़ोसी ने 2 बार फायरिंग की, जिसमें पीड़ित परिवार बस तो जरूर गया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से पूरा परिवार दहशत में है। घटनाक्रम के बाबत उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन उनका मनबड़ पुत्र नशे में अक्सर धुत रहता है। वह अक्सर गाली गलौज करता है। रविवार को उसने इनके पुत्र पर गोली चला दी। सुबह इनकी बहन पर भी फायर किया, जिसमें वह बाल बाल बच गई। पीड़ित रोडवेज में परिचालक है। उनकी ड्यूटी के चलते महिलाएं ही घर पर रहा करती हैं। पूरे परिवार पर जान माल के मंडरा रहे खतरे को देखते हुए उन्होंने पुलिस अधीक्षक से परिवार की सुरक्षा व मनबड़ युवक की गिरफ्तारी की मांग की है। तो मेरे घर के बगल में एक लड़का जो अक्सर नशे में नशेबाज है और अक्सर हरकतें करते रहते हैं, बार बार हमारे मना करने पर भी नहीं मानते हैं। कल उन्होंने मेरे घर में, मैं बाहर निकला, शाम को दिन में ड्यूटी करके आया था, सोया था थक के, जब रात को मैं दरवाज़ा बंद करने निकला मेन गेट, तो उनके द्वारा मेरे घर में अपने हाथे खड़े होकर पेशाब कर रहे थे। जब मेरे द्वारा मना किया गया तो मुझको डराने के उद्देश्य से उन्होंने फायरिंग की। इस संबंध में मैंने रात भर मैं घर से बाहर डर के छुप के रहा। सुबह जाके मैंने चौकी पे श्री अंजनी कुमार सिंह थे एक सिपाही, उनको मैंने एप्लीकेशन दिया और कहा महोदय संज्ञान लीजिए, नहीं तो बड़ी। आज रोडवेज गया, अपनी ड्यूटी पर गया हुआ था। मैं मुबारकपुर एसी गाड़ी 68 छाछर लेकर मुबारकपुर से लखनऊ जा रहा था। मुबारकपुर में पहुंच रहा था कि रास्ते में मुझको सूचना मिली कि मेरी बहन के ऊपर गोली चलाई गई है। इन्होंने वो गोली को फोटो भी मेरे पे भेजा है, जो मैंने एसपी साहब को दिखा रहा था। फ़ोन करने पे 112 और चौकी पे भी मैंने फ़ोन किया कि महोदय मैंने आपको सूचना दी, क्या फ़ायदा कि रात के बाद सुबह फिर गोली चल गई। तो महोदय मुझसे उन्होंने कहा कि आप आइए, और बहन को जाके उन्होंने गोली का अगला हिस्सा लेके कहा कि जैकेट नहीं है,
और पैसा लेके उस केस को दबाने का प्रयास किया और बाद में सुलह समझौते का दबाव बनाया। मामला कुछ नहीं है, उनके पिताजी बहुत शरीफ हैं जिन्होंने फायरिंग की, और वो जो है अक्सर पीते उते रहते हैं, मतलब वो नशा बहुत ज़्यादा करते हैं। जब भी नशा करते हैं बहुत परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं और अपने दीवार पे खड़े होकर हम लोगों की गैलरी में पेशाब वगैरह भी करते हैं और डांटने पे बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हैं। और कल तो हद हो गई, कल जब भैया मतलब उनको मना किए पेशाब कर रहे थे तो मना किए तो उन्होंने क्या हुआ कि गोली हवाई फायरिंग कर दी। और फिर सुबह जब भैया एप्लीकेशन देके ड्यूटी गए हैं तुरंत उन्होंने 10-15 मिनट बाद 10-20 पे उन्होंने मेरे ऊपर गोली, मैं पीछे जा रही थी अपने गैलरी से होके, तो उन्होंने मेरे ऊपर ही गोली चला दी। हम हट गए, मतलब हमें लगी नहीं, लेकिन वो गोली का जो आगे वाला पार्ट जो भी होता है वो हमें मिला तो हमने उसे उठा लिया। जब हमने उसे पुलिस को दिया तो उन्होंने कहा कि ये गोली नहीं है, ये जैकेट की बटन है। क्या मनमर किस्म का आदमी है? हाँ, बहुत ज़्यादा। क्या बहुत वो अपने घर वालों को भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है, उन लोगों से भी गाली गलौज करता है। वो तो उनके घर का मैटर है, हम लोगों से उन लोगों का कोई वाद विवाद नहीं है, फिर भी गाली गलौज करते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर दौरा कर रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर सोमवार को जिले के अतरौलिया विधानसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर अपने संगठन के कार्यकर्ताओं व बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव को लेकर संगठित होने व मजबूती के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए अपने संबोधन में प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ने कहा कि जिस प्रदेश में पत्रकार मारे जा रहे हों, सुरक्षाकर्मी मारे जा रहे हों, जिस सरकार में एसपी गुंडा टैक्स मांग रहा हो और न देने पर गोली मार दी जा रही हो, हाल ही में हाथरस की घटना को लेकर देखा जाए तो कानून व्यवस्था प्रदेश की पूरी तरह से ध्वस्त है। अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री काठ की पुतली हैं, उन्हें ब्यूरोक्रेट नचा रहे हैं। यहाँ अपहरण कुटीर उद्योग बन चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार ने 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने की घोषणा किया था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराया गया और अभी तक एक चपरासी की भी भर्ती नहीं हुई है। कल तक बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो मनरेगा का विरोध करती थी, आज उसी मनरेगा को जोड़कर 1.25 करोड़ रोजगार देने की बात कर रही है। जो दुकानें बंद थी उन्हें खोलकर रोजगार देने की बात कर रहे हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा ने महंगाई कम करने का दावा किया था, लेकिन आज आलू प्याज व गैस के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार पूरी तरह से फेल है, देश को बेचने में लगी है। अच्छा बैठक हम उत्तर प्रदेश में 300 विधानसभाओं में बूथ स्तर तक संगठन का काम कर रहे हैं। तो जो संगठन में पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं उनको एक जगह जुटा करके उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि ये हम आपको संगठन में क्यों जोड़ रहे हैं, उनको विचारों से लैस करते हैं। उसी उद्देश्य से यहाँ ये बैठक। जी, आज देखा जाए अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? जी, जिस प्रदेश में पत्रकार मारा जा रहा हो, जिस प्रदेश में सुरक्षा करने वाले लोग मारे जा रहे हों, जिस प्रदेश में खुलेआम एसपी जिस सरकार में गुंडा टैक्स मांग रहा हो 6 लाख रुपया महीना, अगर वो नहीं दे रहा तो उसको गोली मारी जा रही हो, उस प्रदेश के हालात अभी आप लोगों ने ही दिखाया। हाथरस मामला पूरे दुनिया में थू-थू हुआ है भारत की, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेट चला रहा है। मुख्यमंत्री काठ की पुतली हो गए हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट उनको नचा रहा उसी तरह वो नाच रहे हैं। यहाँ अपहरण कुटीर उद्योग बन गया है और लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ योगी जी की जबान पर और ब्यूरोक्रेट के हाथ में है। और रोजगार देने की घटना में शुद्ध रूप से बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी सरकार अपराधियों को बचाने के लिए पूरी अड़ी चोटी लगा रही है। अपराधियों को, जब बेटी 14 तारीख को उसके साथ रेप होता है, उसको जिले में हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। हॉस्पिटलाइज करते हो आप, हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हो और उसको झांकने तक नहीं गए। जब बेटी मरने की कगार पर आई कि आज मर जाएगी, तब आप ले जाते हो एम्स में और ड्रामा करते हो। रोज एक सगुफा ही छोड़ रहे हैं ये बीजेपी के लोग, एक सगुफा छोड़ रहे हैं। ये बचेंगे नहीं। दुनिया एक तरफ हो,
और ये जो अपराधी हैं इनको सजा मिलेगी। वहाँ की जांच टीम का ये भी कहना है कि उसके साथ ऐसी रेप जैसी घटनाएं कोई हुई नहीं। ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, संविधान में व्यवस्था है, आर्टिकल 375 व्यवस्था है, अगर लड़की के साथ छेड़छाड़ भी हुई तो रेप की घटना मानी जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लड़की को कहीं भी चोट अगर है उसके साथ खिलवाड़ करने की तो उसके खिलाफ 376 का मुकदमा होगा। झूठे बता रहा हूं ना, बीजेपी ये झूठ पार्टी है, ये सब झूठ बोल रही है अपने बचाने के लिए, ये अपराधियों को बचाने के लिए। आपने देखा ना, समाजवादी पार्टी के लोग गए, लाठीचार्ज हुआ, लोक दल के लोग गए, लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद संजय सिंह गए आम आदमी पार्टी, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई, उनके साथ बदतमीजी हुई, पत्रकारों के साथ बदतमीजी हुई। अगर रेप नहीं हुआ तो तूने पत्रकारों को क्यों रोका? कौन रोक रहा था? तुम इनके साथ लाठीचार्ज क्यों कर रहे थे? तुम वहां साक्ष्य मिटाने में लगे हुए हो। शुद्ध रूप से ये अपराधियों को बचाने में लगे हैं। एक निर्भया कांड होता है, विदेश में इलाज होता है, एक दलित की बेटी होने के नाते उसका इलाज आप जिले हॉस्पिटल में करा रहे हो, बात करते हो कि नहीं हुआ है। जो ऐसा कहता है, जिस दिन उसके परिवार में यह घटना होगी तब वो कहेगा कि नहीं हुआ है। तो बोलने वाली कोई पार्टी है तो बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी। देश के प्रधानमंत्री नंबर 1 के झूठा, 2 नंबर के झूठा योगी आदित्यनाथ जी। अभी 2.5 महीना तो नहीं हुआ, 2 महीना पहले इन्होंने 1.25 करोड़ रोजगार उत्तर प्रदेश में देने की घोषणा किया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराया। ये कौन सा रोजगार दिया? एक भी भर्ती चपरासी की भी नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। 1.25 करोड़ आपने दिया किसको? जो मनरेगा में कल तक जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो मनरेगा का विरोध करती थी, आज उसी मनरेगा को रोजगार जोड़ करके आप 1.25 करोड़ बता रहे हो। जो दुकान बंद थी, चाय की, मीठे की, कपड़े की, रेडीमेड की, मेडिकल की, जो दुकानें बंद थी वो दुकान खुल गई, उसी को जोड़ करके आप बता रहे हो कि हमने रोजगार दे दिया। ये 100% बीजेपी ने कहा था कि हम सरकार बनेगी, 2013 में बोला था सरकार बनेगी तो हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। नोटबंदी करके मोदी जी का बयान आया कि 3 लाख कंपनी बंद कर दिया, जीएसटी ले आए, एक देश एक टैक्स, लेकिन पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं होगी चूंकि वो अडानी अंबानी का है, इस नाते उस पर जीएसटी नहीं। जीएसटी लाया, निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में बयान दिया, प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 6 लाख कंपनी जीएसटी आने के बाद बंद हो गई। तो ये कंपनियों में काम कौन करता? किसी नेता का बेटा नहीं करता, ये गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक लोग करते हैं। तो इनकी 14 करोड़ नौकरी चली गई। ये महंगाई कम करने के लिए आए, 45 रुपये आलू बिक रहा है, 50 रुपया प्याज बिक रही है, यही महंगाई कम हो रही है। जो 340 रुपये में गैस सिलेंडर 2014 के पहले था, आज 700 के लगभग हो गया। ये महंगाई कम कहाँ कर रहे हैं? ये 100% फेलियर हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये देश को बेच रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम देश बिकने नहीं देंगे, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, ये आपके BSNL बेच दिया, 28 विभाग तो बेच दिया। अब नंबर आ गया है सरकारी स्कूल बेचने का, सरकारी अस्पताल बेचने का। ये देश की संपत्ति बेच रहे हैं। हमको कहते हैं कि राष्ट्रभक्त बनो, और राष्ट्र की संपत्ति बेचने वाला व्यक्ति राष्ट्रद्रोही हो सकता है और राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकता है। कंदरापुर थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 सगे भाई व उनके परिजन एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। रविवार को एक बार फिर पटीदारों के बीच गरमाया रास्ते का विवाद मारपीट व लूटपाट तक में तब्दील हो गया, जैसा कि उस पीड़ित परिवार ने बताया, जो अपनी गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक के पास आया हुआ था। पीड़ित परिवार से आई महिलाओं ने बताया कि रास्ते के विवाद को लेकर बात बढ़ने पर पटीदारों ने घर की महिलाओं पर ईंट से प्रहार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया, साथ ही उनके जेवर तक भी लूट लिए। पटीदारों के हमले में पीड़ित परिवार के 5 लोग घायल हो गए हैं। मुकामी थाना पुलिस के द्वारा कोई सहानुभूति व सुनवाई न होने की स्थिति में पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय के लिए गुहार लगाई है। घर छुटाने बेहोश पड़ा था, जब हम लोग घर छुटाने था हमारी मम्मी के सिर फाड़ दिया, हमारी बहन को फाड़ दिया, हमारी बहन की चोट, हमारी सोने की अंगूठी नोचपिन लेके गए और हमारी बहन के लॉकेट लेके गए। ये लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं, 20,000 रुपया घूस खा रहे हैं। थाने पे मार के भगा दिए हैं, गाड़ी दिया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है कि ये लोग 4 लोग के मार के आए, बाकी हम लोग घायल हैं, सब
कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। हमारे घर पर न बाप थे न भाई थे, खाली सिर्फ यही हाँ हमारे घर पर। और छुटाने पिटाने में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब रोने लग रहे हैं। हम बच्चों को छुटाने और हटाने में पिट गए हैं। हमारे 2 महीने की बालक हुआ, वो गुजर गया। हम अपने घर से आए, वो भी मार दिए। किस चीज की रोड के बारे में झगड़ा था, वो अपने में ना जाए थे, हमारे में रास्ता मांग। अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम सभा जोगीपुर परानपुर में सैकड़ों वर्ष पुराने शिव मंदिर की बाउंड्री का निर्माण चल रहा था। विपक्षी राम आश्रय यादव द्वारा बार बार बाउंड्री तोड़ी जा रही थी, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त था। जिसे लेकर सोमवार को ग्रामीणों और विपक्षी में विवाद होने लगा। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला तथा नायब तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार सिंह ने दोनों पक्षों को बुलाकर सुलह समझौता करा दिया। किसी तरह मामले का निस्तारण कर दिया गया। दोनों पक्ष आपसी सहमति से तैयार हो गए, जिसमें इस विवाद को सूझबूझ से हल कर लिया गया। गांववासियों द्वारा मंदिर की जिस दीवार का निर्माण कार्य चल रहा था, वह निर्माण कार्य जारी रहेगा, इसमें कोई व्यवधान नहीं है। विपक्षी की भी रास्ते की समस्या थी, उसको भी दूसरी तरफ से रास्ता निकालकर पंचायत भवन के बगल से रास्ता दे दिया गया है। ये हो गया है कि जो मंदिर का जो दीवार बन रही है गांव वासियों के द्वारा, वो दीवार बनेगी, उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। और जो रास्ते की समस्या थी उसको भी हमने दूसरी तरफ से रास्ता निकलवा के, जिससे वो लोग भी पंचायत भवन के बगल से रास्ता बन जाएगा। इनका भी हो गया, क्योंकि मंदिर का मामला है, धार्मिक स्थल है। ये लोग भी जो लोग जिनके घर में वो रास्ते के लिए विवाद था, वो भी कह रहे नहीं साहब हमारा मंदिर है, हम भी पूजा पाठ करेंगे और सब कुछ सही है, और ऐसा कुछ नहीं है। विवाद का पटाफेश हो दोनों पक्ष में सर विवाद कितने बहुत दिनों से चल रहा था? नहीं, दोनों पक्ष मान गई है, एकदम दोनों पक्ष मान गई। अगर आप चाहें तो मैं दोनों पक्षों को आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। दोनों एकदम खुशी राजी हुए हैं, कोई किसी का विवाद नहीं है। और ये मंदिर का विवाद था, जिसमें नायब तहसीलदार साहब और विवादी ये थे राम आश्रय यादव, दोनों को सल्टा करके अपना मंदिर के पूरब की तरफ से रास्ता निकलवाने के लिए संकल्पित हुए हैं, और वो हम करेंगे सर। विवाद यहाँ का कोई नहीं रह गया। भवन के दक्षिण अब कैसे, मतलब दोनों पक्षों में समझौता हो गया? अभी मौके पे तो समझौता हो गया सर, कोई किसी को बैर नहीं रह गया अभी यहाँ पे।